2025 के अंदर जंग के दौरान पूरी इंडिया की बिजली बंद कर दी गई थी और उनके जो उनके पावर का सिस्टम है उसको इतना ज्यादा ब्रेक कर दिया गया था कि उनके डैम्स जो थे उनके स्पिल्स वे खोल दिए गए थे और पाकिस्तान के अंदर पानी आना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा ये बड़े खौफनाक है तो बच के रहे। और इसके साथ साथ उनके ब्राह्मोस उनके मिसाइल थे उनको हैक करके एक अफगानिस्तान फेंक दिया था, बाकी सारे के सारे इंडिया के अंदर गिर गए थे जो पाकिस्तान के ऊपर गिरने थे। तो उन्होंने उस वक्त भी बताया पाकिस्तान ने और आज भी पाकिस्तान के नौजवानों ने बताया कि आपके तो टीवी चैनल्स भी महफूज नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी देशभक्तों, उन राष्ट्रभक्तों के लिए है जो भारत में रहने वाले कुछ पाकिस्तान प्रेमियों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे इस लेटर को आप ध्यान से देखिए। इस लेटर में प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया है, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधर जाएं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत शुरू हो जाए, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम भाई भाई का गेम खेलना शुरू कर दें। दोस्तों, आपको पता होगा कि शिमला एग्रीमेंट साइन होने के बाद, और आज की ही तारीख है 2 जुलाई को ही शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। वो शिमला एग्रीमेंट साइन होने के बाद किस तरीके से 1965 की जंग लड़ी, 1971 की जंग लड़ी, करगिल वॉर लड़ा और उसके बाद न जाने कितने सारे आतंकवादी घटनाओं को हमने सहा। और उसके बावजूद भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में सुधार होनी चाहिए। पाकिस्तान का जब से हमने पानी रोक रखा है तब से पाकिस्तान प्रेमी भारत में रहने वाले, आपको पता होगा, कुछ लिबरल्स लोग हैं, कुछ सेकुलर हैं और कुछ पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं। उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान में पानी नहीं बह रहा है, वहां पे तो सूखा पड़ गया, वहां पे तो अकाल पड़ गया, वहां पे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। और इसीलिए ये लोग पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखकर कह रहे हैं कि भाई आप जो है इमीडिएट डिप्लोमेटिक मेजर्स लीजिए और डिप्लोमेटिक मेजर्स लेकर आप बातचीत करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, क्या आप इसके पक्ष में हैं? क्या हमने बातचीत करने का सारा रास्ता नहीं खोल रखा था? क्या याद कीजिए 2014 का नरेंद्र मोदी का वो शपथ ग्रहण समारोह जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देकर भारत में बुलाया था। क्या ये एक स्टेप नहीं था पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने का? और उसके बाद अचानक से किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री के बेटे के विवाह में पहुंच जाते हैं। ये सारे मेजर्स, ये सारे स्टेप्स इसीलिए तो लिए जा रहे थे ताकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते में सुधार हो, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान हमसे ही अलग होकर तो बना है। लेकिन जब भी हमने ये कोशिश की अपने तरफ से, तब हमारे पीठ पे छुरा घोंपा गया है। इसका इतिहास आप खोलकर देख लीजिए। और जो अपने इतिहास से नहीं सीखता है और वर्तमान में उसका सुधार नहीं करता है, वो भविष्य में हमेशा पछताता है। यही तो हिस्ट्री सिखाता है हमें कि भाई हमेशा पास्ट से हमें सीखना चाहिए और पास्ट से सीखकर, इतिहास से सीखकर अपने भविष्य को हम सुधार सकते हैं। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये लोग पत्र लिख रहे हैं, आप देखिए ना, इनमें बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं कि भाई ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन कीजिए, व्यापार कीजिए आप पाकिस्तान के साथ। अरे पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए है ही क्या उनके पास कि हम व्यापार करेंगे? 1970 के जमाने के वो लोग गाड़ी यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास कुछ है नहीं, हथियार उनके पास कुछ है नहीं। हम क्या ट्रेड करेंगे उनके साथ? ट्रेड करने में पाकिस्तान को ही फायदा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, आर्थिक सहयोग में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ही फायदा है। हमें किसी भी तरह का कोई फायदा जो है, कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर हम ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ करते भी हैं तो। समझ में आ रही है बात आपको? और क्या कह रहे हैं ये लोग? रिकनेक्ट पीपल एंड फैमिलीज। अरे रिकनेक्ट कैसे हो सकता है? हमारे लोगों को इनके नाम पर ये चुनकर मार देते हैं, तब ये लोग आवाज नहीं उठाते और ये कहना कि रिकनेक्ट कीजिए पीपल्स को, परिवारों को आपस में जोड़िए। किस तरीके से परिवार आपस में जोड़ेंगे, जोड़े जाएंगे? इस तरीके से परिवार आपस में जोड़े जाएंगे कि आप आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश के मासूम लोगों को मारते रहे और हम जो है रिकनेक्ट खेलते रहे। क्या ये मुनासिब है? क्या ये जायज है? इस पर जो है आपको विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। फिर आप देखिए, रीओपन ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी लिंक्स। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है आप पाकिस्तान के साथ शुरू कीजिए, कनेक्टिविटी लिंक्स जो है आप डेवलप कीजिए पाकिस्तान के साथ। कैसे शुरू कर सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट लिंक्स? ये हमारे भारत का अभिन्न अंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है। वहां के लोग मांग उठा रहे हैं कि भाई हमें अलग देश कर दिया जाए। बलूचिस्तान में ये कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में ये कर रहा है, वहां के सिंध प्रांत में ये कर रहा है, पंजाब प्रांत में ये कर रहा है। हम कैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कनेक्टिविटी लिंक्स डेवलप कर सकते हैं इनके साथ, जिनका अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं है? उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? तो जिन लोगों ने भी ये लेटर लिखा है उनको इस बात पे सोच विचार और मंथन करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के साथ भारत ने शुरू से ही 1947 से लेकर 2026 तक का आप इतिहास देख लीजिए, क्या भारत ने ये पहल नहीं उठाई है
कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में सुधार हो। और ये नाम देख लीजिए, ये पाकिस्तान से जो है 56 लोगों ने साइन किया है, 56 लोगों ने जो है साइन करके जो है प्रधानमंत्री को ओपन लेटर लिखा है। और भारत से भी आपको कुछ नाम देखने को मिल जाएंगे, भारत से 61 नेम्स। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आपको देखने को मिल जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मणिशंकर अय्यर देखने को मिल जाएंगे। ये सारे जो है कांग्रेस के लीडर, बहुत सारे कांग्रेस लीडर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, जो कि जिसकी सरकार जो है वहां पे आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में सुधार हो। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार हो, लेकिन वही बात है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, बातचीत और गोलीबारी एक साथ नहीं चलेगी। इसको लेकर पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया था। इस वीडियो को आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को ये कड़ा जवाब दिया है। दोस्तों ये तो वो नाम है, अब आगे देखिए, आगे आपको और चीज दिखाता हूं। ये जो हाईलाइटेड नेम है ना, ये 61 नामों में से ये जो हाईलाइटेड नेम है, ये सारे जो है मुस्लिम समुदाय से ये लोग आते हैं। और ये जिस समुदाय से लोग आते हैं, उस समुदाय से मेरी एक खास अपील है कि जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई थी, जिस तरीके से पहलगाम में धर्म के नाम पर लोगों को चुनकर मारा गया था, उस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। क्या इसकी गारंटी ये लोग लेंगे कि क्या हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना दोबारा शुरू करें, पाकिस्तान के साथ हम अपने रिश्तों में सुधार लाएं? तो क्या ये लोग इस बात की गारंटी लेंगे कि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई आतंकवादी घटना भारत में नहीं होगी? क्या इस बात का ये जवाबदेही लेंगे? नहीं ले सकते ये, क्योंकि इनको भी पता है कि पाकिस्तान कुत्ते की टेढ़ी दुम है, उसको कभी सीधा नहीं किया जा सकता। जिस दिन पाकिस्तान अपने देश में रह रहे हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को चुनकर फांसी पर चढ़ा देगा, जिन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रची है, उस दिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ये कभी करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, उनका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनकी पूरी शासन व्यवस्था यही लोग तो चलाते हैं, ये सारे आतंकवादी ही चलाते हैं। तो पाकिस्तान प्रेमियों से मेरी एक खास अपील है, और पाकिस्तानियों से भी एक खास अपील है कि अपने देश में रह रहे जितने भी आतंकवादी है, उन सबको चुनकर आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। आपके साथ कल के कल जो है हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हमारे रिश्ते इसीलिए तो खराब हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दे रखी है। ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था, अबोटाबाद कहां है? इस बात को आप भूल गए हैं क्या? सारे आतंकवादी आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। इस बात की गारंटी जो है वो मैं नहीं दे रहा हूं, इतिहास दे रहा है, आपको भली बात ही ये मालूम होगा। और ये देख लीजिए, मैं आपको बोला था ना, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को जो है शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ है यहाँ। ठीक है, ये जो है उसका पूरा जो है यहाँ पे क्या है, सब कुछ जो है कि भाई हम लोग पीस जो है मेंटेन करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारा जो है यहाँ पे क्लॉज लिखे हुए हैं। लेकिन इसको कभी जो है माना नहीं गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रेसिडेंट थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के। और इन दोनों के बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन इसके बाद भी किसी भी तरह के कोई भी रिश्तों में सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भारत को हमेशा धमकी देते रहते हैं। और खास करके जो ये तत्कालीन जो यासीन मुनीर है ना, वहां का आर्मी का चीफ जो है, वो हमेशा धमकी देते रहता है। लेकिन इसको, इन लोगों का इतिहास एक बार देखना चाहिए कि इसने तो पाकिस्तानी, ईस्ट पाकिस्तान ये हार गया, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, ये सियाचिन हार गया, ये करगिल हार गया, और ये कश्मीर हार गया। और इसका नंबर ये है कि ये पूरा पाकिस्तान हार जाएगा। इसके नीचे ये लिखा आएगा कि लॉस्ट पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान ही हारेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर को कि एक बार अपने पूर्वजों का जो है इतिहास आप देख लीजिए, क्योंकि भारत को आप जब तक उंगली करेंगे तब तक भारत के साथ तो आपके रिश्ते नहीं सुधरने वाले हैं। और ये आसिम मुनीर आपको हमेशा जो है गीदड़ धमकी जो है भारत को देता हुआ दिख जाएगा। और याद कीजिए ना, अभिनंदन को याद कीजिए, जब अभिनंदन को इन लोगों ने पकड़ा तो भारत की सरकार ने क्या कहा? भारत की सरकार ने कहा कि अभिनंदन सही सलामत और स्वस्थ तरीके से भारत में आना चाहिए, नहीं तो इसका जवाब जो हम देंगे उसको आप हमेशा भविष्य में याद करेंगे, और याद करने के लिए आपकी नस्लें नहीं बचेंगी। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। अभिनंदन जब इनके यहां पकड़ा जाता है तो अभिनंदन भारत का वो योद्धा रहता है कि किसी भी तरह का कोई भी सुराग, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी इसके मुंह से वो निकलवा नहीं पाते हैं। इसके साथ थोड़ा जुल्म भी किया जाता है, लेकिन अंततः जब भारत की सरकार, उस समय के भारत के माननीय विदेश मंत्री ने और भारत के प्रधानमंत्री ने जब इनको कड़ा संदेश दिया कि भाई अभिनंदन को आप नहीं छोड़ेंगे,
तो फिर जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो फिर जब अभिनंदन सही सलामत ये 2 लोग जो है छोड़ने भी पहुंचे थे इनको बॉर्डर पे, तो एक अभिनंदन जब पाकिस्तान में घुसकर इतनी तबाही मचा सकता है, तो सोच लो कि भारत में रहने वाले इतने राष्ट्रभक्त देशभक्त जो है, अगर इनके साथ अगर आप बदतमीजी करेंगे, किसी भी तरह की नाइंसाफी करेंगे, तो अगर ये चाह दे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। और इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जो 61 लोग, ये 61 लोग जो साइन किए हैं, इनको भारत में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के भावनाओं को समझना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी चाहता है कि भारत में अमन हो, चैन हो, शांति हो, पीस हो, प्रोग्रेस हो, कोऑपरेशन हो, सब कुछ हो, स्टेबिलिटी। लेकिन ये जो हमारा पड़ोसी है ये नहीं चाहता, और इसीलिए जब ये नहीं चाहता तो इसको इसी के मुंह से इसी के तरीके से जो है जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमेशा हमको हल्का में ले लेगा, और हल्के में ले लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जवाब कभी कभी देना पड़ता है। हमेशा चुप्पी जो है वो अच्छी नहीं होती। चुप्पी अगर लंबे समय तक अगर आप साधे रहेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। और देख लीजिए, ये वहां का एक मंत्री है, कल आपने देखा होगा किस तरीके से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है तुलना कर रहा है, अपने धर्म की तुलना कर रहा है, अपने देश पाकिस्तान की तुलना कर रहा है। एक चैट जीपीटी से जो है मैंने ये सवाल पूछा कि डू वी हैव एनी इस्लामिक एविडेंस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो चैट जीपीटी क्या कहता है, शायद इनके यहाँ एआई है ही नहीं, गूगल इनके पास पहुंचा नहीं है अभी तक। शायद गूगल और एआई पहुंचा रहता तो ये सवाल का जवाब ये एआई से पूछकर जो है देते, लेकिन ये अपने मन से जवाब देते, अपने मन से कहानियां बना लेते हैं, मनोहर पोथी की कहानियां अपने मन से बनाते हैं। एआई क्या कहता है, नो देयर इज एब्सोल्युटली नो इस्लामिक एविडेंस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, देयर इज नो एनी एविडेंस, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस्लाम से संबंधित देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस्लाम उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। अरे हिजरी कैलेंडर जो है उसके अनुसार आप देखिए ना कि इस्लाम कब आया, कब आया है। और ये बात कर रहे हैं 2600 बीसी, 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी, ये जो है मेन जो है टाइम पीरियड है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। उस समय तो इस्लाम था ही नहीं, तो जब उस समय इस्लाम था ही नहीं तो उसके साथ रिलेशन कैसे हो सकता है। इसलिए ये कह रहा है द टू एग्जिस्ट इन कंप्लीटली डिफरेंट हिस्टोरिकल एरा सेपरेटली बाई द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल ओरिजिन्स। दोनों का जियोग्राफिकल ओरिजिन अलग अलग है, इस्लाम का जियोग्राफिकल ओरिजिन अलग है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पे है, तो इंडस रिवर और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, चाहे चेनाब हो, झेलम हो, ब्यास हो, सतलज हो, रावी हो, इसके आसपास के ट्रिब्यूटरीज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस्लाम से तो कोई लेना देना ही नहीं था, इस्लाम उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर ये जो मंत्री साहब है वहां के, ये किस तरह के बयान दे रहे हैं, ये उन लोगों के सामने ये बयान दे रहे हैं जिनको शायद उस बात की ज्ञान नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या और इसका किससे संबंध है। और ये देख लीजिए, ज्ञान तो ये बहुत लोग देते हैं, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, 125 साल पुराना जो एक गुरुद्वारा था पाकिस्तान में, वहां के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रोविंस में, उसको इन लोगों ने डिमोलिश कर दिया, उसको उन्होंने विध्वंस कर दिया। 125 साल पुराना, 125 साल पुराना अगर भारत में कोई अगर मॉन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग है, तो वो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है हमारे लिए, हम उसकी देखरेख करते हैं। इसीलिए भारत में आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, भारतीय पुरातात्विक विभाग देखने को मिलेगा, और भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है इनके संरक्षण के लिए काम करता है। और ये 125 साल पुराना इनके पास जो गुरुद्वारा है, उस समय तो पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान को पैदा हुआ कितने ही साल हो गए, 1947 में तो ये आजाद हुआ है, उसके पहले पाकिस्तान था ही नहीं। तो उस समय के भारत में जो गुरुद्वारा हुआ करते थे उनको तोड़ने का ये काम करो। और ये क्या कहते हैं कि पंजाबी तो हमारे भाई हैं, अरे तुम्हारे भाई हैं तो उनके गुरुद्वारे के साथ, उनके धार्मिक आस्थाओं के साथ तुम छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। और इस पे भारत की तरफ से सिर्फ कुछ ही लोग इस पर जो है आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने चुप्पी भी साध रखी है, आपने तस्वीर में देख रखा होगा। इस पर जो है जवाब आनी चाहिए, और इस पर जवाब पार्टी लाइन से हटकर आनी चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म का विषय है। किसी भी धार्मिक आस्था को अगर आप ध्वस्त करते हैं, तोड़ते हैं, तो सिर्फ आप किसी व्यक्ति के धार्मिक आस्था को नहीं चोट पहुंचाते, बल्कि उस पूरे समुदाय की आस्था को आप चोट पहुंचाते हैं। और यही काम किया है इन लोगों ने। 125 साल पुराना गुरुद्वारा जो इन लोगों ने तोड़ दिया है, और इंडिया का रहने वाला, भारत का रहने वाला 150 करोड़ देशवासी इसको कंडेम करता है। समझ में आ रही बात। तो पहले तो ये लोग वहां की बहु बेटियां जो हुआ करती थी उनका जबरन धर्मांतरण करते थे, उनके साथ जो है जबरन उनका विवाह कराते थे, उनका जबरन जो है दूसरे समुदाय में विवाह कराते थे। अब इनकी हिमाकत ऐसी हो गई है कि भाई ये क्या करने लगे, उनके धार्मिक आस्था, उनके प्रतीक चिन्हों का जो है क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। ये अल्पसंख्यकों का हाल है पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटी ग्रुप से उनका ये कंडीशन है पाकिस्तान में। समझ में आ रही बात आपको। अब आगे देखिए, आई थिंक आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप थोड़ा चाइना और बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति जो है दोनों की मुलाकात हुई थी।
और दोनों की मुलाकात में मोंगला पोर्ट पर काफी चर्चा हुई। लेकिन मोंगला पोर्ट से थोड़ा हटकर आइए, मोंगला पोर्ट से अगर आप हटकर आएंगे तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई। अब एक और कॉरिडोर बन रहा है, और इस कॉरिडोर में कौन कौन है? इस कॉरिडोर में चाइना आपको देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा, और बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। इंडिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते जाइए। A Chinese corridor to India's east, China plans Bangladesh route after Pakistan CPEC. ठीक है, कि रहमान एग्रीज टू बिल्ड चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर। यही मैं आपको बता रहा हूं कि एक नया कॉरिडोर बन रहा है, और इस कॉरिडोर से इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो इंडिया पहले इसका पार्ट था। पहले इंडिया इसका पार्ट था, लेकिन अभी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को, और जानबूझकर ये किया जा रहा है। और जानबूझकर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि भारत से अलग रहकर चाइना के साथ हाथ मिलाकर वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। देखो, चाइना के पास बहुत पैसा है, चाइना जो है बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, उनका जीडीपी जो है बहुत ज्यादा है, और चाइना जो है इजीली किसी को भी लोन दे देता है। बांग्लादेश को भी इजीली इसने लोन दे दिया, पैसे के जाल में फंसाया, और किस तरीके से बांग्लादेश आने वाले समय में कंगाल हो जाएगा, इसकी वो हालात हो जाएगी जो पाकिस्तान की अभी तत्कालीन हालात है। पाकिस्तान क्या करता है? हर जगह भीख मांगने पहुंच जाता है, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक जितने भी इकोनॉमिक फोरम्स हैं, वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, या फिर किसी भी देश के पास पहुंच जाता है कि भाई आपको भीख में दे दो, कोई चंदा दे दो, कोई फंड दे दो। यही हाल होगा बांग्लादेश का। देख लीजिए आप, बीजिंग प्रोपोज इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकेज बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। तो ये तीन देश मिलकर जो है क्या बना रहे हैं? एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। और ये देखिए, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये जो है हमारे सेवन सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और यहाँ पे आपको भूटान देखने को मिल जाएगा। तो एक नया जो है क्या, आफ्टर पोरिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू द सीपैक इन पाकिस्तान, बीजिंग इज नाउ प्लानिंग कॉरिडोर ऑन इंडिया ईस्टर्न फ्लैंक थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ईस्टर्न साइड में जो है एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही मैं कहता हूं कि चाइना की जो नीति है कि भाई भारत को चारों तरफ से घेरने की, उसी नीति के तहत ये भी काम किया जा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है ये। भारत को चारों तरफ से किस तरह से घेरने की काम की जा रही है, तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एक तरीका है जिसके तहत जो है पाकिस्तान चाइना जो है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, Beijing has proposed an economic corridor linking China to Bangladesh through Myanmar. After access to the Arabian Sea, China is now eyeing a route to the Bay of Bengal. Bay of Bengal यानी कि बंगाल की खाड़ी में चाइना की अब अगली नजर। और इसमें साथ कौन दे रहा है? बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार में तो हालांकि आप देखे होंगे, तो वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे तख्ता पलट चल रहा है, रेजीम चेंज हो रहा है, वहाँ पे जो है कू आ रहा है, कू COUP, कू है ना, तख्ता पलट वहाँ पे हो रहा है। Bangladeshi officials said it could boost commerce, modernize their ports, and improve access to Chinese market, but the plans faces difficulty reality to more on that latter. फिर आप देखिए, the proposed China Myanmar Bangladesh corridor would have to pass through Myanmar, a country mired in civil war। मैं वही आपको बता रहा था कि वहां पे जो है सिविल वॉर चल रहा है। Several strategic areas are no longer under the effective control of the military junta। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे देखो, ये स्टेट ऑफ मलक्का है। ये क्या है? स्टेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। ये और बे ऑफ बंगाल है। तो इधर जो है घुसने की कोशिश की जा रही है थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ओरिजिनल BCIM, अब यहाँ पे देखो BCIM का मतलब क्या है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। तो पहले इंडिया जो है इसका पार्ट था, लेकिन अब जो है इंडिया को इससे रिमूव कर दिया गया है। अब बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार जो है इस इनिशिएटिव को जो है क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं, और भारत को जो है अलग थलग करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक तौर पर। और देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बांग्लादेशी बहुत सारे भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि चाहे बहुत सारे बांग्लादेशी के जो फैमिली रिलेशन है वो बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं। ढाका जो बांग्लादेश का कैपिटल है, उसके साथ जो बंगाल का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और इसीलिए बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो बंगाल में आकर, भारत के कई सारे हिस्सों में आकर हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं, शॉपिंग करने बांग्लादेश से भारत में चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें सस्ती हैं, यहाँ पे चीजें आपको जो है अफोर्डेबल मिल जाएंगी। और इसीलिए चाहे हेल्थ बेनिफिट्स लेना हो, ट्रेड पर्पज के लिए हो, या फिर टूरिस्ट पर्पज के लिए हो, बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में आते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे तो लगभग 1.4 कितना 1,40,000 जो है एप्लीकेशन आए हुए हैं। 1,40,000 एप्लीकेशन जो है आए हुए हैं पूरे बांग्लादेश से भारत में। ये 1,40,000 लोग भारत में आना चाहते हैं, और भारत में आना चाहते हैं, इसीलिए आप देखेंगे तो वीजा सेंटर्स पे जो है बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर देयर एट वीजा सेंटर इन बांग्लादेश। और वहां पे क्यों आ रहे हैं ये लोग? ताकि ये लोग भारत में एंट्री कर सके। और ये जो है चीजें शुरू हो गई है, क्यू जो है लंबे लंबे जो है क्यू जो है यहाँ पे लगे हुए हैं ढाका में, यहाँ पे इंडिया का वीजा सेंटर है। और बहुत सारे टूरिस्ट जो है वीजा जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक जो है हमने इसको फ्रीज कर रखा था, और उसके बाद जो है अब जब हमने शुरुआत की है तो लगभग 1,40,000 जो है एप्लीकेशन आया हुआ। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, इंडिया रिजेक्ट्स जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म, अर्जेस जीरो टॉलरेंस एट यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या कहा है कि टेररिज्म जो है वो टेररिज्म है। मतलब क्या हुआ
देखो बहुत सारे देशों ने क्या किया कि टेररिज्म का अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है। टेररिज्म का डेफिनेशन जो है वो कहीं भी आपको एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग देशों ने जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है। अलग अलग संस्थाओं ने जो है टेररिज्म का डेफिनेशन अलग तरह से डिफाइन कर रखा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भारत के प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा टेररिज्म इज टेररिज्म, आतंकवाद आतंकवाद है, इसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं होगा। और इसको लेकर जो है उन्होंने बोला कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपनाई जाएगी। इसको लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। समझौता वहां पे की जाती है जहां पे किसी भी तरह के समझौते के चांसेस हो, लेकिन टेररिज्म को लेकर किसी भी तरह का समझौता जो है भारत नहीं करेगा। और जिसको मैं आपको बता रहा था कि सिख कम्युनिटी किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि जो इनका हिस्टोरिकल जो गुरुद्वारा है पाकिस्तान में उसको डिमोलिश कर दिया गया है। व्हाट टू नो अबाउट 125-year-old गुरुद्वारा सिंह सभा डिमोलिश्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, और इसकी जो दूरी है लाहौर से 70 किलोमीटर की दूरी है, वहां पे जो है ये आपको गुरुद्वारा देखने को मिल जाएगा। और जापान की जो प्रधानमंत्री है वो भारत के दौरे पर है। और भारत के दौरे पर आकर उन्होंने जो है आज राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सेक्टर्स में जो है डील हो सकते हैं। और खास करके देखो यहाँ पे जापान सीएम विजिट ब्रिंग बिग इन्वेस्टमेंट बूस्ट विद मारुति फोर्थ कार प्लांट इन हरियाणा। हरियाणा में जो है मारुति का जो है फोर्थ कार प्लांट जो है वो शुरू होने वाला है। और ये कौन करेंगे? सनई ताकाची। ठीक है, भारत जापान के बीच हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एनडीटीवी के इंडो जापान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पीयूष गोयल ने ये संकेत। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड होंगे। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे देश जो है क्या करते हैं, जब ट्रेड होता है उसमें बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। रेस्ट्रिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ, या तो कहते हैं कि मान लो कि हमें आम भेजना है, कहां पे भेजना है? आम भेजना है जापान में। जापान में जब आम भेजना है इंडिया से, तो जापान वाले क्या कहेंगे कि भाई आपके आम की जो क्वालिटी है वो आम की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं। ये क्या है? एक तरह का रेस्ट्रिक्शंस है। ये अलग तरह का रिस्ट्रिक्शन है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा? ये बोलेंगे कि अगर आप आम भेज रहे हैं, यहाँ पे अगर आम 100 रुपए का है तो इस पे हम 50% टैक्स लगाएंगे। ये आम आपका जो है यहाँ पे 150 रुपए में जो है बिकेगा, 150 रुपए में बिकेगा। ये भी एक तरह का जो है क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। तो इंडिया और जापान के बीच में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो इससे जो है क्या होगा? ट्रेड का जो प्रोसेस है, ट्रेड की जो प्रक्रिया है, व्यापार की जो प्रक्रिया है वो काफी स्मूथन हो जाएगी और हम आराम से जो है व्यापार कर पाएंगे। और जापान और भारत जो है बहुत ज्यादा एक साथ जो है करीब भी आएंगे। और बंगाल से शुभेंदु अधिकारी ने एक बात की, बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। घोषणा क्या कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू होगा ही, साथ ही साथ बंगाल रिमूव 77 मुस्लिम कम्युनिटीज फ्रॉम ओबीसी लिस्ट स्ट्रिंग्स कोटा। बहुत सारे लोगों को जो है ओबीसी लिस्ट से नाम उनका रिमूव किया जा रहा है। आपने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो सारी चीजें जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया है। आई थिंक आज का ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखा कीजिए, वीडियो को जरा दबाकर शेयर कीजिए ताकि हर एक भारतवासी के पास ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर किसी भी कोर्स को परचेज कर भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं परीक्षा को क्वालिफाई करके। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद।